ओके, यूएस का ही नेक्स्ट न्यू मतलब कंटिन्यूएशन ही है, यूएस का ही न्यूज़ है। हम लोग इंटरनेशनल कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उस दिन फर्स्ट पार्ट ही हुआ था। इसमें क्या है, यूएस अनाउंस किया है कि वो जो पैलेस्टीनियंस के साथ उसका रिलेशन खराब हुआ था, वो रिस्टोर करेगा। और जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन ये अनाउंस किए हैं कि जो ट्रम्प के टाइम में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स राइज़ हो गए थे, पैलेस्टीनियंस को लग रहा था कि नहीं, जो हमारा टू नेशन थ्योरी है वो खतरे में है और यूएस अब हमारा साथ नहीं देगा। क्योंकि पहले जब टू नेशन थ्योरी जब आया था तो उस समय ये बात था कि सारे लोग यही मानते हैं कि वो इज़राइल और पैलेस्टीन टू नेशन है और ये दोनों का जो टू स्टेट सॉल्यूशन है वो उसके बीच में जो आर्बिट्रेशन का काम करेगा वो करेगा यूएस। लेकिन जैसे ही यूएस जेरूसलम को इज़राइल का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया और अपना एम्बेसी तेल अवीव से वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो पैलेस्टीन की गवर्नमेंट जो भी थी वो स्केप्टिकल हो गई कि नहीं अब, और उसको विश्वास नहीं रहा कि अब यूएस अनबायस्ड कुछ भी डिसीजन लेगा, इसीलिए वो बोला कि अब विश्वास नहीं है कि हाँ आप मतलब आर्बिट्रेशन करने के लायक है। तो ये बात उठा था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि नहीं, अ, जो यूएस है वो रिस्टोर करेगा जो भी रिलेशन है। और दोनों का मतलब अभी भी वो बोल रहा है कि हाँ, 2 नेशन थ्योरी ही है, मतलब इज़राइल और पैलेस्टीन 2 नेशन ही होंगे। तो देखते हैं आगे, बस उसी को लेके न्यूज़ था। नेक्स्ट है यूएस सपोर्ट करता है ताइवान को। तो ताइवान का जो सी है, मतलब ताइवान के पास जो ताइवान कंट्रोल एक प्रटास आइलैंड है, ठीक है? ये साउथ चाइना सी में है। वहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछे, वहाँ पे और कुछ आइलैंड को लेकर के साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है, जिसको वो चाइना, वहाँ पे हमेशा ही चाइना को लेके वहाँ पे न्यूज़ आता है। साउथ चाइना सी में और कौन-सा आइलैंड है, जो हमेशा न्यूज़ में रहता है? कोई नहीं। ये वहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड है, ठीक है? अगर थोड़ा-सा ये करें, मतलब ड्रॉ करके अगर दिखाएँ, तो जैसे अगर यहाँ पे ऐसे करके ये हम मतलब चाइना वाला ही पार्ट बना रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है? ये हमारा फिर से हम बना रहे हैं। अच्छा, इंडिया से ही जाते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। मतलब रफ है, ठीक है? यहाँ पे है साउथ चाइना सी, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे कुछ-कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है? यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्प्रैटली आइलैंड है और यहाँ पे ही एक प्रटास आइलैंड है, जो कौन कंट्रोल करता है? जो ताइवान के अंडर में है। और यहाँ पे है ताइवान, यहाँ पे है ताइवान और यहाँ पे फिर यहाँ पे और यहाँ पे है जापान, ऐसे करके ये पोर्शन है, ठीक है? मतलब हम जस्ट रफली तुम लोग को बताएं। और ये साउथ चाइना सी में है, जो कि जिसके वहाँ पे क्या है ना कि चाइना अभी वहाँ पे अ, कुछ अपना एयरक्राफ्ट लेकर के गया है और ये बोला जा रहा है कि ये इन मतलब उन लोगों को प्रोवोक करने का जैसा हो गया कि वहाँ पे बीजिंग प्रेशर दे रहा है कि ये मेरा एरिया है उस टाइप से। तो फिर अ, ताइवान का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो क्या किया है कि वहाँ पे अपना जो भी रेडियो से और मतलब ब्रॉडकास्ट करवाया है, मतलब और क्या है, डिप्लॉय किया है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो वहाँ का एक्टिविटी को मॉनिटर करे, मतलब ताइवान। तो चाइना की तरफ से भी इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मतलब चाइना का यही डिमांड है कि जो ताइवान की गवर्नमेंट है, साई इंग-वेन प्रेसिडेंट जो है, वो रिकॉग्नाइज करे कि जो ताइवान है वो चाइनीज टेरिटरी ही है। तो वैसे भी वन चाइना पॉलिसी में मतलब बहुत लोग वन चाइना पॉलिसी ही मानते हैं, लेकिन ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में है।
मतलब अपने आप को शो करता है। तो और जो यूएस है वो ताइवान को ही सपोर्ट करता है। तो बात ये है कि चाइना बार-बार वो इसलिए ये सब एरिया में अपना एयरक्राफ्ट भेजता है, फाइटर जेट्स, ताकि वो बार-बार बोल सके कि ये एरिया मेरा है, साउथ चाइना सी मेरा टेरिटरी है, यहाँ जो आइलैंड्स है ये मेरा टेरिटरी है। लेकिन यहाँ पे वो डिफेंस वो लगाया है, लेकिन चाइना इस पे कुछ नहीं बोला है। आगे देखते हैं आगे क्या। बस और पढ़ना, इसमें और एक्स्ट्रा न्यूज़ कुछ भी नहीं है। आगे, अब चाइना और यूएस का हम लोग देखते आ रहे हैं, ट्रेड वॉर चला आ रहा है, वो टेक वॉर भी चला आ रहा है वो। लेकिन अब सबका नज़र ये है, मतलब इस बात पे है कि अब जब यूएस में गवर्नमेंट चेंज, मतलब प्रेसिडेंट चेंज हुए, जो भी डना है, तो अब जो चाइना का पॉलिसीज जो है वो कैसे चेंज होगा, कैसे कैसे वो उसका मतलब उन लोगों के बीच में रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो और चाइना कैसे टैकल करेगा कि मतलब बिडेन का प्रेसिडेंसी में सारा कुछ नॉर्मल हो, या फिर किस तरह से उसका बिहेवियर रहेगा। तो इसमें कुछ एट 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 पॉइंट्स दिया हुआ है कि क्या क्या कर सकता है चाइना। चाइना यानी दैट मीन्स बीजिंग। तो बीजिंग क्या क्या कर सकता है, बीजिंग मतलब जो उसका पॉलिसी है उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है, डिफ्लेक्शन आएगा। और वो बोल मतलब वो बात कर सकता है कि हम मतलब उसको हमेशा मिसअंडरस्टूड किया गया है, या फिर उसका जो कॉमन इंटरेस्ट है उस मतलब फॉरेन पॉलिसीज है उसको मिसअंडरस्टूड किया गया है। जैसे उसका फॉरेन पॉलिसी क्या है, जैसे बीआरआई। तो बीआरआई को लेके यूएस क्या आरोप लगाता है कि ये यूएस चाहे इंडिया भी स्केप्टिकल है इस बीआरआई प्रोग्राम को लेके, कि वो उसका क्या है, डेब्ट ट्रैप है। कि वो उधार दे करके वो रोड इनिशिएटिव, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर दे रहा है उधार दे दे करके। और क्या है, बाद में वो लोग नहीं चुका पाएंगे तो वो क्या है उसके बदले, जैसे कि श्रीलंका में किया कि वो उसका पोर्ट ही ले लिया। तो फिर उसके बाद जैसे हम्बन टोटा, तो वो यही बात बोल रहा था कि अ, मेरे को मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। तो अभी बोल रहे हैं कि ये वो बोल सकता है कि हम मतलब अपना सफाई दे सकता है कि मेरे को मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। और जो फॉरेन मेरा भी जो भी पॉलिसीज है वो एक कोऑपरेटिव कंपटीशन है। मतलब ऐसे नहीं है कि हम किसी पे मतलब इंपीरियलिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं। ये कोऑपरेटिव कंपटीशन है और कुछ नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बात और क्या बोल सकता है कि जो जॉब्स है, एक्सपोर्ट्स है, कॉम्पिटिटिवनेस है, जो और भी है, वो अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस से, मतलब कि उसका जो डील है वो नॉर्मलाइज रहे। मतलब पैरामाउंट कंसर्न उसका वही रहेगा कि क्या कर रहे थे कि जो भी वो उधर ट्रेड वॉर के चक्कर में चाइना टैक्स लगा रहा था, इम्पोर्ट टैक्स, इधर यूएस इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा रहा था। तो वही मतलब बोलना है कि इकोनॉमिक जो भी इन लोगों का रिलेशन है उसमें जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, और उसमें क्या है कि वो अ, दोनों का अपीजमेंट, मतलब कि ऐसा हो कि उन लोग का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और प्राइवेट जो भी इंटरप्राइजेस है दोनों नॉर्मली वर्क कर सके। फिर क्या है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के है कि मतलब चाइनीज को कंसेशन मिलेगा कैसे, चाइनीज का जो भी जैसे सोलर पैनल है, फिर जो भी उसका इक्विपमेंट्स है जो कि क्लाइमेट चेंज में लगेगा, वो सब मतलब यूज होगा क्या। तो मतलब अगर क्लाइमेट चेंज में वापस आता है यूएस, तो चाइना का रिलेशन, मतलब चाइना बोल रहा है कि ये फिर कंसेशन मिलेगा चाइनीज जो भी प्रोडक्ट्स पे। वो एक हो गया। फिर और क्या है, फिर फोर्थ वाला जो इडियोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव इज ना फीचर ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। इसमें क्या है कि ये बोल रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो यूएस पे डायरेक्टली कोई भी फॉल्ट, मतलब डायरेक्टली नहीं उस पे आरोप लगाएगी। और क्या, इसमें ये भी बोला है कि मतलब बार बार जैसे डायरेक्टली फॉल्ट नहीं लगा रही है, और इमेजिनेशन के ए पे नहीं, मतलब ये जो भी है इमेजिनेशन नहीं है,
वो फिर से ये रीआइटरेट की है, मतलब फिर से ये बात चाइना बार-बार ये अब यूएस पे ट्रम्प के टाइम से ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जो कोरोना वायरस है वो यूएस से फैला हुआ है। तो जो बिडेन का ये इनॉग्रेशन डे से पहले भी वो ये बात बोला कि ये यूएस से ही चाहे वो कोरोना वायरस फैला है, ठीक है? और फिर क्या है उसके बाद और भी है इस तरह से बहुत सारा है। फिर उसके बाद ये बोला है कि अ, चाइना मतलब अपने आप को पॉजिटिव लाइट में लाना दिखाना चाहा है, मतलब बोला है दुनिया को। और क्या, मतलब और यूएस को नेगेटिव ये में, और वो बोल रहा है ये कि हम यूएस मतलब मेरे को नेगेटिव करके अपने पॉजिटिव, ये सब जो भी है डिप्लोमेसी का कुछ कुछ बात बोला गया है। ये बाकी पढ़ना तुम लोग को समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने के लिए और कुछ नहीं है। और भी फाइनली एक और बात है कि चाइना का ये भी है कि वो अ, चाइना का एक ऐसा जैसे डील हो गया है सारे ये से। इसमें और क्या है ना कि जैसे उइगुर माइनॉरिटी को लेकर के चाइना पे बहुत आरोप लगता है। ईयू सारे बहुत सारे कंट्रीज़ ये आरोप लगाते हैं कि उन लोगों से बेगार करवाता है और उसका ही सामान एक्सपोर्ट होता है। तो इसीलिए हम सामान वैसा नहीं खरीदेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे एंटरप्राइज़ेज़ ऐसे हैं कि उन लोगों के कंट्री ऑलरेडी बोल चुके हैं कि नहीं चाइनीज़ इस तरह का चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे या फिर वैसा मतलब छोड़ देना है चाइना को, चाइना से हटा लो वैसा कंपनी। लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज़ेज़ लेकिन फिर भी वो कंपनीज़ रिलक्टेंट है, मतलब कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हटाएँ, क्योंकि वहाँ उन लोगों को ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स मिले हैं, मार्केट्स मिले हैं, जो भी। तो ये सारा चाइना के साथ जो डिप्लोमेसी है, उसके बारे में। चाइना का ही कंटिन्यूड ये न्यूज़ है। यहाँ पे क्या है शी जिनपिंग अ फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड किए मतलब वर्चुअली, और वहाँ पे वही अपना सारा बात फिर से रिलेटेड टू इकोनॉमी और कोऑर्डिनेशन पॉलिसी उसी से रिलेटेड सारा बात बोले हैं। फिर ये भी बोले हैं कि जो भी टैरिफ एंड टेक्नोलॉजी वॉर हुआ है इसके बीच में वर्ल्ड का दो बिगेस्ट इकोनॉमी मतलब ये वॉशिंगटन और चाइना के बीच में। तो ये बोला जा रहा है, मतलब चाइना ये बोल रहा है कि ये मेरा जो भी मतलब वो जो बात बोल रहा है वही हम बता रहे, वो बोल रहा है कि सारे कंट्रीज का अपना एक यूनिक हिस्ट्री होता है, यूनिक कल्चर होता है, सोशल सिस्टम होता है, और कोई भी सुपीरियर नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है, और डिफरेंस को मतलब वो सबको टॉलरेट करना चाहिए, और ऐसा ना हो कि जो पहले कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और रसिया के बीच में, अभी एक नया कोल्ड वॉर शुरू ना किया जाए मेरे खिलाफ, मतलब चाइना का यही बोलना है कि ये ऐसा ना हो कि मेरे मेरे खिलाफ जो यूएस एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन ये कर रहा है, बाकी लोग को मेरे खिलाफ जो खड़ा कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि इससे अननेसेसरी जो भी है दोनों तरफ से ट्रेड वॉर, टेक वॉर सारा ये शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है कि ये सारे कंट्रीज़ को के इकोनॉमी को वो इम्पैक्ट करेगा। तो उसी के बारे में में ये दिए हैं डेवोस में। तो ये और भी है बहुत सारा उसी से रिलेटेड डेवोस का ये अ, ये पहले सिंगापुर में होता था, ये पहला बार लॉन्च हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो भी ये 1971 में हुआ। तो उसका हिस्ट्री कुछ-कुछ दिया हुआ है। ये तुम लोग लेकिन पढ़ लोगे, रेड किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है, तुम लोग पढ़ लोगे। अब आते हैं, अच्छा इसमें और एक जो बात है वो भी बता दें कि इसमें यही बोला गया है कि पहले क्या था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या कुछ भी, ये मैक्सिमम जो जो कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट होते थे। अभी क्या हुआ, इसका शिफ्ट जो हो गया है वो एशिया की तरफ हो गया है, क्योंकि एशिया मतलब बोलते हैं कि चाइना का अभी इकोनॉमी है, बोलते हैं कि 2030 तक वो यूएस का इकोनॉमी का साइज़ का हो जाएगा। तो अभी पहले उस कुछ ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन अभी क्या है, अभी बोल रहे हैं जल्दी हो जाएगा पैंडेमिक के बाद। तो ये शिफ्ट जो है इकोनॉमिक फोरम का ये एशिया की तरफ हो गया है। पढ़ना बाकी समझ में आ जाएगा।
ये और ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही रिलेटेड न्यूज़ है। उसका कुछ हिस्ट्री है और इसमें ये बोला गया है कि ज़रूरी क्या है, एक ग्रेट रीसेट का मतलब जो भी अभी चल रहा है उसको एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है कि एक ग्रेट रीसेट होना चाहिए। तो रीसेट किस चीज़ से रिलेटेड? तो जो भी स्टेक होल्डर है कैपिटलिज्म का, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि फोकस करना चाहिए कि मतलब जो ट्रेडिशनल लोगों का फोकस रहता है कि शेयर होल्डर्स का कॉर्पोरेट का बहुत ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन अभी रीसेट का क्या जरूरत है? रीसेट का मतलब है कि अभी एक एक मिनट रुको तुम। जो तुम लोग 10 मिनट वेट करो, कुछ काम है, हम फिर से वापस आ रहे हैं। ठीक है, ओनली 10 मिनट्स। ठीक है। ओके मैम।
ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे लोग हो ना कि गायब हो गए? हाँ, करीब-करीब लोग तो हो। ओके। हाँ, तो ये हम बोल रहे थे कि वर्ल्ड हुँ, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो बोला है जो कि हाँ ग्रेट रीसेट का ज़रूरत है। तो उसमें वही बोला है कि अ, हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्रेट रीसेट के बारे में बोला है और कैपिटलिस्ट लोग को बोला है कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो सिर्फ़ मतलब कैपिटलिस्ट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कैपिटलिज़्म के, वो उनका फ़ोकस मैक्सिमाइज़िंग जो प्रॉफ़िट रहता है फॉर देयर शेयर होल्डर्स, वो मतलब कम होना चाहिए और क्या है और ये बोल रहा है कि जो भी जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो भी वॉशिंगटन जॉइन किया है, तो इसमें वो बहुत लोग जो स्केप्टिक है, जो हम बात बोले थे कि ऐसा ना हो कि वो मतलब बुलिंग करना शुरू कर दे कि टेक्नोलॉजी का भी ना दे और फिर उसके बाद ये भी बोले कि हाँ, कार्बन एमिशन कम करो। तो वो है तो और क्या है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत कुछ-कुछ बोल रहे हैं। तो एक इसके बारे में बोला है कि अभी जो ग्रेट पावर्स हैं, उसको जो अ, एक तो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो कैपिटलिज़्म की तरफ है और जो कुछ लोग हैं जो कि अ, सोशलिज़्म की तरफ है। तो ऐसा ना हो कि अ मतलब कि सोशलिज़्म इम्पोज़ हो जाए और जो कैपिटलिस्ट है वो पूरा चला जाए। तो वो मतलब बोल रहा है कि दोनों तरफ जो ये इम्पेज़ का सिचुएशन है कि करे तो क्या करे? तो वही वो उसमें आया है कि रीसेट का ज़रूरत है। ये पढ़ना बस उसी से रिलेटेड एक व्यू दिया हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ बोलने के लिए नहीं है, जस्ट एक व्यू के लिए ही दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट इटली का एक न्यूज़ है, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि इटली का बहुत न्यूज़ आ रहा था कि बहुत पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा वो हिट हुआ है, मतलब इसके दौरान, कोविड-19 के दौरान। तो इसमें वहाँ पे अभी भी जो बोलते हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, कहीं-कहीं वो लॉकडाउन है ही। तो इसमें जो इटालियन पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गया है, जिसमें कि जो गुसेप कॉन्टे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, वो रेज़िग्नेशन अपना दे दिए हैं प्रेसिडेंट सर्जियो माटारेला को। तो और अभी वो बोले हैं कि जो भी हमारा जो मिनिस्ट्री है, वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में रहेगी और मतलब क्यों? क्योंकि जो पैंडेमिक आया था उसको सँभाल नहीं पाए, तो उसको लेके ही न्यूज़ है। ये हम लोग पहले भी देखे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ में इस तरह से बात आया हुआ है कि वो पैंडेमिक को नहीं सँभाल पाने के कारण वो रिज़ाइन दिए हैं, ठीक है। फिर ये क्रेमलिन का सेम न्यूज़ है वो जो एलेक्सी नावाल्नी जिसको नर्व एजेंट दिया था जो कि अभी रिसेंटली जनवरी 17 में आया रशिया वापस जर्मनी से मतलब इतने दिन कोमा में रहने के बाद मतलब नर्व एजेंट जो उसको मिला था तो फिर से उसको डिटेंशन में रख दिया गया है जिसमें कि वेस्ट बहुत क्रिटिसाइज़ किया है तो उसको लेके ही न्यूज़ है और वेस्ट पहले भी मतलब पोलैंड का जो प्रेसिडेंट है एंड्रेस डूडा, वो बहुत टफ लैंग्वेज में बोला है कि वो सैंक्शंस लगाएगा जो रशिया का स्टेट ओन्ड गैस जायंट है गैज़प्रोम उस पे और ईयू पहले से ही और वेस्ट पहले से ही उस पे हावी था क्रीमिया को लेकर के कि वो क्रीमिया अनेक्स कर लिया। तो ये सब है। ये पढ़ना बस उससे रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें बोलने का कुछ नहीं है। अच्छा आगे एक स्कॉटलैंड में अब स्कॉटलैंड में पहले ही बात आ रहा था, ब्रेक्ज़िट के बाद प्रॉब्लम शुरू होगा क्योंकि स्कॉटलैंड नहीं चाहता था कि वो ब्रेक्ज़िट हो। तो अब स्कॉटलैंड में जो फर्स्ट मिनिस्टर है निकोला स्टूजेन, ये
चाहती है कि ये बोली कि एक लीगल रेफरेंडम होना चाहिए फिर से। अच्छा ये बात बता दें कि पहले भी जितने बार रेफरेंडम हुआ है स्कॉटलैंड में तो उन लोग ये वोट किए हैं, मतलब उन लोगों का फेवर ये रहा है कि नहीं हम उन लोग ब्रिटेन से अलग नहीं होना चाहते हैं। लेकिन इस बार वो बोल रही है कि फिर से वो अगर जीतती है, ठीक है, उसकी पार्टी का नाम है स्कॉटिश नेशनल पार्टी। अगर वो स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी से जीतती है तो वो चाहेगी कि फिर से रेफरेंडम हो अ, यहाँ पे मतलब स्कॉटलैंड में। किस लिए? तो रेफरेंडम वो चाहती है ब्रिटेन से अलग होने के लिए। तो अभी देखिए क्या होता है आगे कि हाँ ये जीतती है कि नहीं और रेफरेंडम होता है कि नहीं। लेकिन वेस्टमिंस्टर मतलब कि जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की वो अपोज की है कि नहीं, और जो रिस्पॉन्सन बोल भी दिए हैं कि इस तरह का जो रेफरेंडम है ये जनरेशंस में एक बार होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो अपोज की है, लेकिन ये बोल रही है कि अगर वो 50% स्कॉटिश वोटर अगर चाहेंगे तो वो नेक्स्ट मतलब चाहते हैं कि वो नेक्स्ट 5 इयर्स में रेफरेंडम हो, और 49% वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए ब्रिटेन से, ठीक है। तो विक्ट्री प्रोजेक्ट है, अभी देखा जाए क्या होता है आगे। ऑस्ट्रेलिया में एक कंट्रोवर्सी हुआ है। तो कंट्रोवर्सी किस चीज को लेके हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता है, तो वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं 26 जनवरी को नहीं होना चाहिए, ये जो डेट होना चाहिए ये मई 9 को ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाना चाहिए। तो जो 26 जनवरी को जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? उस दिन को के याद में मनाया जाता है जब फर्स्ट फ्लीट, ठीक है, वो आया था सिडनी में। कहाँ से? तो ब्रिटेन में 1788 में। तो इसमें कुछ क्रिटिक्स जो बोलते हैं ये बोलते हैं कि नहीं ये इन्वेशन डे है, क्योंकि इसी दिन शिप आया था, और सर्वाइवल डे ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो इंडिजीनियस पीपल को लाके हम लोग बोले थे कि उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में मतलब डंप कर दिया जाता था, तो इंडिजीनियस पीपल को लेकर के आया जाता था और वहां पे उन लोगों को रखा जाता था, उन लोगों से जो भी वो काम उम करवाया जाता था। तो उन लोग जो इंडिजीनियस पीपल है वो जो इंडिजीनियस पीपल वहां पे बस गए, उन लोगों का जनरेशन वहां पे बस गया, उन लोग ये चाहते हैं, उन लोग का कहना है कि 26 जनवरी क्योंकि उन लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे रहने लगे, तो इस दिन से मतलब एक ऑस्ट्रेलिया डे उन लोग मनाना चाहते हैं। लेकिन जो वहाँ के जो निवासी हैं, जैसे एब्रोजिनल्स जो टॉर्स स्ट्रेट के जो आइलैंडर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं ये जो जाना चाहिए 9 मई को। क्यों? क्योंकि उस दिन ऑस्ट्रेलिया का पहला पार्लियामेंट ओपन हुआ और 6 ब्रिटिश जो कॉलोनीज है वो यूनाइट करके फॉर्म किए थे कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसीलिए सिग्निफिकेंटली मई 9 होना चाहिए। तो इसी को लेकर के कंट्रोवर्सी है वहाँ पे। और जो वहाँ के जो निवासी हैं वो इसको मानते हैं कि इस दिन से मतलब ट्रॉमेटिक ये सिचुएशन हो गया, क्योंकि हम लोग को तो बंदी बना लिया गया देखा जाए तो 26 जनवरी से। तो उसी के बारे में हिस्ट्री है, बाकी तुम लोग पढ़ना समझ में आ ही जाएगा। उसका है कि हाँ 1988 में क्या क्या हुआ, मतलब मतलब पेपर में बोला गया, ये सब है आगे। येमेन रिबल्स एंड रिवाइवलिस्ट। तो येमेन का हम लोग अच्छा थोड़ा सा पूछ ले जो लोग भी है। येमेन में कौन किसके किसके बीच में जो भी वॉर था वो किसके किसके बीच में था? हाँ शाश्वत बोलो। हाथी और हाथी। हाथी और हाथी। हाथी हाथी था ना? हाँ हाथी और हाथी ऐसे कुछ था। हाथी हाँ निमेश कौन बोलो। था? हादी एंड हाउथी। हादी है शाश्वत, हादी HADI हादी, ठीक है। हादी जो है वो वहाँ का मतलब रूलिंग है, मतलब प्रेसिडेंट था। और ये हाउथी है रिबेलियस ग्रुप है। अच्छा अब थोड़ा सा और पूछ ले, इसमें कौन कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? सर भी ये वाला क्वेश्चन पूछे थे। हाउथी को सपोर्ट कौन कर रहा है? हाँ सना बोलो।
मैम हौथी को ईरान कर रहा है और हादी को और हादी को सऊदी अरेबिया कर रहा है। हाँ, सऊदी अरेबिया और मतलब यूएई एक फैक्शन को। यस मैम। तो उसका हिस्ट्री है, क्या है कि जो यमन का जो शुरू हुआ, ये इराक इन्वेशन हुआ था 2003 में। उसके बाद से जैसे सिया सुन्नी को लेके हमेशा ही रहा है। फिर उसके बाद नॉर्दर्न यमन में हौतीज, मतलब उन लोगों को एक मौका मिल गया, उन लोग रिवाइवल मतलब करना चाहते थे। सो सबसे ज्यादा जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो शुरू किए हौती लोग, जो रिलीजियस, वो जायदी सेक्ट ऑफ इस्लाम के थे, जो हौतीज का सेक्ट है, मतलब जायदी सेक्ट ऑफ इस्लाम। वो उन लोग शुरू किए, हुसैन अल हौती, जो कि उन लोगों का लीडर था, जो बाद में पॉलिटिकल एक हो गया शुरू। और बोलते हैं कि जब इंतिफादा, मतलब पैलेस्टीनियन टेरिटरी में 2000 में जब इंतिफादा हुआ, तो हाउथी लोग यहाँ पे सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट किए थे। मतलब उन लोग सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट, मतलब कि हम आपके साथ हैं, और हम मतलब पैलेस्टीनियन का जो इंतिफादा हुआ था वहाँ पे, तो हम मतलब हम लोग भी वैसा ही कुछ चाहते हैं, मतलब रिलीजियस का कुछ। तो फिर उसके बाद अभी जो इराक वॉर के बाद, और हम बोल रहे हैं इराक वॉर, पैलेस्टीनियन का वॉर, तो हाउथी जब यहाँ पे शुरू हुआ, तो मतलब हाउथी के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि ये जो ग्रुप है ये मरान माउंटेन्स में रहता है, नॉर्दर्न प्रोविंस। तो उसके बारे में है कि कैसे कैसे उन लोगों का शुरू हुआ, फिर सऊदी मिलिट्री कैसे इंटरवेंशन की, फिर उसके बाद कैसे वो अल कायदा जो अरेबियन पेनिनसुला में कैसे इस तरह को बढ़ावा मिला, तो उसके बारे में है। और हाउथी का पूरा जो ओरिजिन है उसके बारे में है कि रूट ऑफ हाउथी कहाँ से शुरू हुआ। जो मूवमेंट है बिलीविंग इन यूथ, इसका मतलब ही है बिलीविंग इन यूथ, ठीक है, हाउथी का। फिर उसका जो लीडर है उसके बारे में है कि बद्र अल दीन। तो ये हिस्ट्री है, तुम लोग पढ़ लेना, इसमें बताने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, यमन का वो न्यूज़ आया था यमन वाला, और जो प्रॉक्सी चल रहा है उससे ही रिलेटेड है, बस उसका ओरिजिन दे दिया है, पढ़ लेना। अच्छा, इंडोनेशिया, हाँ बोलो। इंतिफादा क्या बोले आप, क्या है वो? इंतिफादा ना एक मूवमेंट हुआ था जिसमें कि क्या है ना कि तख्ता पलट का वो वही कोशिश है। इंतिफादा का एग्जैक्ट हम बता पाएंगे, एक सेकेंड, क्योंकि वो एग्जैक्ट हमको उसका ये याद नहीं है। मतलब वही ये तख्ता पलट के लिए ही हुआ था इंतिफादा। एक सेकेंड, हम बता रहे हैं। हाँ, वही पुलिस फर्स्ट इंतिफादा और वही सेकेंड इंतिफादा वही था कि पैलेस्टीनियन राइट्स किए थे अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन वेस्ट बैंक में, गाजा स्ट्रिप में, वही है। तो वही है इंतिफादा, ठीक है। मतलब लोग नाम दिए थे इंतिफादा, तो उसी से लोग भी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, इसलिए नाम आया। फिर आते हैं इंडोनेशिया मेक्स अ रूम फॉर एन इंडियन हीरो। तो इंडियन हीरो कौन है? बीजू पटनायक, ठीक है। तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा बीजू पटनायक के नाम पर एक रूम, मतलब स्पेशल रूम बनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में, जो इंडोनेशियन एम्बेसी है उसमें, जिसका नाम रहे बीजू पटनायक के नाम पे रहेगा। क्यों? क्योंकि जब 1950 में जब सुकार्नो चीफ गेस्ट थे इंडिया फर्स्ट रिपब्लिक डे में, तो इंडिया और इंडोनेशिया टाइज के टाइम, मतलब अभी देखते हैं कि पटनायक, मतलब उसका रूम का नाम रहेगा पटनायक रूम। क्यों? क्योंकि उस समय जो मतलब पटनायक का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है वहां से, मतलब पटनायक दोनों के लिए बहुत सारा काम किए हैं दोनों, मतलब आर्म से रिलेटेड या कुछ भी। तो इसीलिए रिवाइव किए हैं, मतलब जो रिलेशन है पहले क्या है ना कि, अच्छा क्यों, मतलब हम फिर से एक्सप्लेन करें। तो क्या हुआ था कि जब 1962 का वॉर हुआ था ना चाइना के साथ, तो उस समय इंडिया को इंडोनेशिया सपोर्ट नहीं किया था, तो रिलेशन बहुत खराब हो गया था। तो फिर उसके बाद पटनायक जो थे वही उन लोगों के बीच में, एक बोले तो सुकार्नो और उसके बीच में, इंडोनेशिया के बीच में एक भाईचारा स्थापित किए। और जो भी दोनों का रिलेशन जो खराब हो चुका था,
रिवाइव किए, मतलब इंडिया और इसका कैसे, तो दोनों मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए, मिलिट्री एक्सचेंजेस, ट्रेड टाइज, और फिर उसके बाद ये सब बढ़ता ही रहा। तो ये सब इनिशिएटिव जो लिए थे ये बीजू पटनायक लिए थे, तो इसीलिए पटनायक रूम एक रखा जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। इंडोनेशिया अपना एम्बेसी में एक पटनायक रूम बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं म्यांमार में। तो म्यांमार में हम लोग अच्छा, म्यांमार में जो लीडिंग जो पार्टी है उसका नाम क्या है? हाँ निमेश बोलो। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। हाँ, उसकी हेड कौन है शाश्वत? आंग सा सूकी। ऑंग सान सू की, ठीक है। तो अच्छा, ये जो अभी जो न्यूज़ आया है हम इसको बता दे रहे हैं। ये क्या है ना कि अभी आंग सान सू की का मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है इलेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ जो कैसे, मतलब जैसे वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ का सिस्टम अभी कैसे चल रहा था। म्यांमार में जो 25% जो सीट है वो मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहे, या मिलिट्री ऑफिशियल्स रहे, या मिलिट्री जो है वहाँ की मिलिट्री तात्मा दाव जिसको बोलते हैं, वो अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 25% सीट, लेकिन अभी जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है ऑंग सान सू की का पार्टी का, तो इसमें जो मिलिट्री है वो डिमांड की है यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ म्यांमार से कि आप ये सबूत दीजिए कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। ठीक है, मतलब जो फरवरी 1 को होने वाला था, मतलब मतलब स्पेशल सेशन, सॉरी, मतलब न्यू पार्लियामेंट कन्वीन करने वाली थी, उससे पहले एक स्पेशल सेशन में आप मेरे को ये सबूत दीजिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। तो वहाँ का एक न्यूज़ वेबसाइट है इरावडी, उसके अनुसार ये बोला कि ऑंग सान सू की मतलब जो वहाँ के चीफ कमांडर इन चीफ है, सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्लांग, वो तात्मा दाव को बोले हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड है और ये मदर ऑफ द लॉ है। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर ये लॉ जैसे ये, लेकिन 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड नहीं है। अगर ऐसा कोई लॉ है जो इससे बियॉन्ड है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कुछ है जो कि 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, तो वो भी रिवोक कर दिया जाएगा। ये सब बात आया है। अब वो उसमें क्या है उसके लिए डिटेल देखना होगा, वो आएगा तो बता देंगे। लेकिन अब क्या है, मिलिट्री का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि मिलिट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 2008 में बना था, उसमें यही बात था कि जो उसमें उन लोगों का भागीदारी रहेगा और डेमोक्रेसी, मतलब एक रोड मैप टू डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी होगा। तो उससे था, तो अभी ये डर है कि ऐसा ना हो कि फिर से मिलिट्री जो अभी इलेक्शन को बोल रही है कि नहीं हम इसको नहीं मानते, या इसका अपोज करिए, या फिर सबूत दीजिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और वो यूनाइटेड इलेक्शन जो कमीशन है वो बोला है कि हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। वो बोला है कि हम कोई भी मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड नहीं पाए हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये बोल रहा है, मतलब तत्मा दाव का आरोप क्या है, वो बोल रहा है कि करीब जो 8.6 मिलियन इरेगुलरिटीज मिला है 314 एरियाज में। कैसे, वो बोल रहा है कि जो पीपल है वो एक से ज्यादा बार वोट दिए हैं। ठीक है, और इसके चलते क्या हुआ है, वो इलेक्शन जीत गई है, मतलब इतना ज्यादा वोट से वो जीता, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है उस पार्टी का, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का। तो अभी देखते हैं, मतलब अब ये बात आ रहा है कि उसको जो 20, अच्छा वो करता क्या था, 25% जो उसका सीट है ना, उसके लिए किसी को, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से किसी को खड़ा कर देता था, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से, फिर उसके जगह पे अपना मिलिट्री जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको मतलब रख देता था। तो इस तरह से सिस्टम चलता था। अब तो सीट उन लोगों का 25% से कम हो गया, तो इसीलिए वो बात उठाया है कि नहीं, हम लोग का 25% सीट होना चाहिए, और
ये मेरे को अब सबूत चाहिए। तो अब ये बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि पहले जो मिलिट्री रूल ही था वहाँ पे, ऐसा ना हो कि फिर से वैसा ही कुछ हो जाए। उसी को लेके आर्टिकल है। फिर सूकी का और भी न्यूज़ है कि सूकी जैसे मिलिट्री, जो वहाँ की मिलिट्री जो रोहिंग्या पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की थी, तो सूकी सबसे ज़्यादा, मतलब देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सूकी बहुत रिकंसिलेटरी थी टुवर्ड्स आर्मी, मतलब कि उन लोगों का फेवर भी की थी, ठीक है, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इस टाइप का, मतलब पूरा सपोर्ट भी की थी। तो इसी को देखा जा रहा है कि देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते हैं स्प्लिट इन द मिडल। तो ये किससे रिलेटेड न्यूज़ है? ये नेपाल का न्यूज़ था। तो नेपाल में हम लोग पहले भी पढ़े थे, पिछले बार ही आया था कि केपी शर्मा ओली अपने खुद से ही डिसीजन लेके नेपाल का पार्लियामेंट को वो डिसॉल्व कर दिए, जिससे क्या हुआ कि दो जो रूलिंग पार्टी स्प्लिट कर गई और पार्टी में ही डिस्प्यूट हो गया। जो उनका पार्टी है वो ही अलग अलग हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। तो उसमें क्या है कि ओली को, उनका जो वो लीडर थे, उनको उससे हटा दिया गया। उसमें दो है, एक तो पुष्प दहल प्रचंडा, ठीक है, पुष्प दहल कमल प्रचंडा, सॉरी पुष्प कमल दहल प्रचंडा, वो और केपी ओली, केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली को हटा दिया गया है, मतलब उनको। तो अब बात आता है कि ये जो पार्टी है, ये पहले भी हम लोग इस तरह का न्यूज़ सुने हैं इलेक्शन में। ये जब यूपी में दोनों डिस्प्यूट हुआ था, दोनों बाप और बेटा में, तो इस मतलब जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि वो अखिलेश कुमार, अखिलेश, सॉरी क्या नाम है, मुलायम सिंह और उनके बेटे में, तो उस समय, अखिलेश यादव, सॉरी अखिलेश यादव और क्या नाम है, मुलायम सिंह मुलायम यादव। सिंह यादव। तो वो दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट हुआ था, तो उन लोग भी ये बात बोल रहे थे कि किसको मिलेगा सिंबल। तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही डिसाइड करता है कि यहाँ किसको मिलेगा। तो वहां का भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि किसको मिलेगा। उन लोगों का सिंबल है सन, ठीक है, ये याद रखोगे, ये याद रखने वाला बात है कि सन है। तो अब ये किस फैक्शन को मिलेगा, तो वो बोल दिया है कि दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। ऑफिशियली ये सिंबल डिक्लाइन कर दिया है दोनों फैक्शन को कि हम नहीं दे, मतलब दोनों को ही नहीं मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं क्या। और ये तो अभी पार्टी से ही निकाले जा चुके हैं, तो अब आगे देखते हैं उसका क्या होने वाला है। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वी आर नॉट ऑल इन द सेम बोट। तो ये क्या है ना, ये बताया है कि कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोले हैं। तो इसमें ये बात सामने आया है कि कोविड-19 के दौरान जो बोला जा रहा है कि ये सारे पे असर पड़ा है, सब लोग मतलब बहुत इम्पैक्ट हुए हैं, सारे मतलब जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, हर लोग, मतलब हर लोग पे इम्पैक्ट पड़ा। तो यही बोला जा रहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये क्या बोला जा रहा है कि जो लोग हेल्थ केयर डिलीवर किए हैं, या फिर जो कि ये फिक्शन है कि अनपेड केयर जो वर्क किए हैं, वो फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि ये मिथ है कि हम लोग सब सेम बोट पे हैं। कैसे? क्योंकि इंटरनेशनल जो एनुअल रिपोर्ट है इनइक्वालिटी का 2021 का, जिसका मतलब टाइटल ही दिया गया है द इनइक्वालिटी वायरस पुट द अनकंफर्टेबल बट इम्पेरेटिव, ये पूरा टाइटल ही है। द इनइक्वालिटी वायरस puts the uncomfortable but imperative spotlight on the obscene inequality between a few in superiors, ठीक है। बोलने का मतलब ये क्या है कि, और क्या है, एंड द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी क्लिंगिंग द ड्रिफ्टिंग डेब्रीज। इसका पूरा जो क्रक्स है वो हम बता रहे हैं कि इसमें ये बोला है कि जो बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो रिच पर्सन है, रिच पर्सन इतना ज़्यादा कमाए हैं, उसका पूरा डेटा भी आया है कि इतना ज़्यादा कमाए हैं, और बोलते हैं कि ये वायरस से जो एक्सपोज कर दिया है कि इनइक्वालिटी हर जगह है,
वेल्थ में भी इनइक्वालिटी दिखा है अभी, मतलब और बढ़ा है, जेंडर में भी, रेस में भी, हर चीज में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब आते हैं, मतलब उसका डायमेंशंस दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि पहले बाहर का देखते हैं, इंडिया में तो बाद में आते हैं। पहले बोला है कि इनइक्वालिटी कैसे, तो जेंडर डायमेंशन तो हम लोग देखे ही हैं, रेस डायमेंशन। ब्राजील में एग्जांपल दिया है कि एफ्रो डिसेंट के जो लोग हैं उन लोग 40% ज्यादा मरे हैं जिस कोविड-19 से व्हाइट पीपल से, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या, ये वायरस के चलते जो अनपेड और अनपेड केयर वर्क हुआ है, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंटली वुमेन की है, मेन ने किए हैं, विमेन की है। तो यहाँ पे क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है। फिर उसके बाद जो एथनिक और जो रेशियल, उन लोगों का मार्जिनलाइजेशन हुआ है, मतलब उन लोग ज्यादा मरे हैं। अब आते हैं पुअर में, तो सॉरी इंडिया में, तो रिच एंड पुअर इन इंडिया। तो इसमें हम लोग देखे ही थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा, हंगर, डिस्ट्रेस, माइग्रेशन, बहुत कुछ दिखा हम लोग को। बोलते हैं इसमें कुछ डेटा आया है, बोलते हैं कि जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स है, ठीक है, वो अपने आप को तो आइसोलेट कर लिए, ठीक है, वो लोग अपने घर में से काम करने लगे। और बोलते हैं जो वेल्थ ऑफ इंडियन बिलियनियर्स है इंक्रीज बाय 35% ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड 90% सिंस 2009। और जबकि इंडिया बहुत सारा लाइवलीहुड, मतलब लोग को जीने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, और इकोनॉमी रिसेशन में चला गया। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि जो टॉप 11 बिलियनर्स है वो पेंडेमिक के दौरान इतना कमा लिए हैं कि वो अगर महात्मा गांधी मनरेगा में, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में और हेल्थ मिनिस्ट्री को, ठीक है, 10 साल तक भी पैसा दे तो भी वो सस्टेन कर पाए, ऐसा हाल है। फिर और बोले हैं कि मतलब मुकेश अंबानी के बारे में आया है कि वो 90 करोड़ पर आवर कमाए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है, 90 करोड़ पर आवर। और जब 24% कब कमाए हैं, जब 24% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया का था वो महीना में 3,000 कमा रहा था, सिर्फ 3,000 महीना में, और वो हर घंटा 90 करोड़ कमा रहे थे। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार 90% वर्किंग इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी इन इंडिया और 40 करोड़ वर्कर्स जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में थे वो अब डीपर पॉवर्टी की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर ऑक्सफैम रिपोर्ट भी देता है, ऑक्सफैम एक रिपोर्ट देता है, ये सारे इकोनॉमिस्ट, उसमें करीब 295 इकोनॉमिस्ट 75 कंट्री से रिपोर्ट दिए हैं। बोले हैं कि जो इनइक्वालिटी इन इनकम, ये तो सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा है पेंडेमिक के दौरान। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है, ये कंसर्न आईएमएफ भी सेम चीज, इसी तरह का कंसर्न दिखाया है, वर्ल्ड बैंक भी, और ओईसीडी भी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो ये सारे लोग यही बोले हैं। इसी में ये बात आया है कि इसमें क्या है कि जो लॉकडाउन में हम बता ही दिए, और इसमें ये आया है कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, ठीक है, जो 3 साल में वो कमाएंगे, और भी है, मतलब अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए हैं। बोल रहे कि अनस्किल्ड वर्कर जो 3 साल में कमाते हैं, ठीक है, जितना पैसा वो रिचेस्ट पर्सन 1 सेकेंड में कमाया है लास्ट ईयर, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो इस तरह का रिपोर्ट आया है। तो वही बोला जा रहा है कि हम लोग सेम बोट में नहीं है। बोला जा रहा है लॉकडाउन का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट सब पे पड़ा है, ऐसा नहीं है कि किसी पे नहीं पड़ा है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, सब अलग अलग है। फिर और भी बात है। अच्छा, 1 सेकंड रुको।
ओके, तो फिर हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो वही बात है कि अब आते हैं कि वही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट और वो सब सब तो सेम ही है। फिर अब बोलते हैं कि जो लिटरेचर है, जो कैपिटलिज्म और जो अदर लिंकेज है विद डेमोक्रेसी, अब क्या है कि वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो अब यूनिवर्सल एग्रीमेंट ये है, मतलब यूनिवर्स सारा लोग ये मानते हैं कि मतलब इकोनॉमिस्ट, कि जो न्यू वेल्थ बिटवीन कैपिटल एंड लेबर अब वन साइडेड हो गया है। वन साइडेड क्या हुआ है कि लेबर कंटिन्यूअसली मतलब पैसे के लिए तरस रहे हैं, मतलब पिन्योरी, मतलब उन लोगों के पास बिल्कुल मतलब उन लोग गरीबी की तरफ धकेले जा रहे हैं, और जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं। तो ये सारा वर्ल्ड यही मान रहा है कि ये सही बात है कि जो कैपिटलिस्ट जो थ्योरी है कि वो दिख रहा है अब सामने कि रिच रिचर होते जा रहे हैं और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। तो फिर से इसमें भी बताया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो दावोस में ये बोला गया था, द ग्रेट रीसेट, जो इस वीक का जो बात था कि द ग्रेट रीसेट, इसमें भी यही बोला है कि हम लोग को ऐसा फाउंडेशन रखना चाहिए जिसमें कि फेयर, सस्टेनेबल और रेजिलिएंट फ्यूचर हो, जिसमें कि ऐसा ना है कि कैपिटलिस्ट और ज़्यादा इसी तरह रिच होते रहें और गरीब होते रहें। तो ये याद रखो कि ऐसा दिन आएगा जब कंज्यूमर सबसे ज़्यादा कौन है? गरीब ही लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं। अगर अमीर लोग बहुत ज़्यादा वो पैसा कमा लेंगे तो उनको उनका जो सामान बनेगा उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो उसी के बारे में और भी अलग-अलग ये का रिपोर्ट है, और इसमें बात आया है कि कैसे इस इनइक्वालिटी से मतलब फाइट करने का ज़रूरत है। कैसे? तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को एक कंक्रीट टाइम बाउंड टारगेट रिड्यूस मतलब टारगेट सेट करना चाहिए ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, और उसका फोकस जीडीपी से मतलब बियॉन्ड जीडीपी होना चाहिए, जिसमें कि वैल्यू मैटर करना चाहिए कि हाँ लोग को मतलब लाइफ सस्टेन करने का वो मींस मिले। फिर उसके बाद मतलब रिकवरी करने का अब ज़रूरत है, जिसमें कि जेंडर कास्ट इक्वालिटी भी इंक्लूड करना चाहिए, और इसमें ज़रूरत और भी है कि प्रायोरिटी देना चाहिए किसको, कि एक तो फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एजुकेशन और भी अलग-अलग जो भी पब्लिक सर्विसेज है वो। ये जो पेंडेमिक आया है इसमें हम लोग को ये बात सामने आया है कि कितना ज़रूरत है कि यूनिवर्सल एक पे होना चाहिए, ठीक है? और क्या है कि जो फ्री एंड फेयर सोसाइटी होना चाहिए, अनपैरेलल्ड पावर, जिससे कि इनइक्वालिटी बढ़े मतलब सॉरी घटेगा। फिर उसके बाद और क्या कि अभी इमीडिएट स्टेप क्या है, तो फ्री पीपल्स वैक्सीन मिलना चाहिए जिससे कि हर लोग पेंडेमिक से लड़ सके। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा इसी तरह से है कि और क्या-क्या ज़रूरत है कि जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। वही हम बोले यूनिवर्सल एक बेसिक इनकम होना चाहिए, जिसका बात हुआ था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाया जाए। तो अब ये ज़रूरत सामने आ गया है कि हाँ एक जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। फिर लेबर्स राइट्स, जो कि लेबर राइट्स अभी हम लोग का घटते जा रहा है। तो वो अब बहुत सारे स्टेट्स देखे हो ना कि लेबर लॉ में चेंजेस किए हैं, मतलब उन लोगों का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिए हैं काम का। तो लेबर राइट्स लाना चाहिए, जो सिक पे है वो देना चाहिए। फिर पेरेंटल लीव, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ठीक है, अगर किसी का जॉब लूज कर जाए, मतलब जॉब है लेकिन 6 महीना अगर नहीं मतलब जॉब से निकाल दिया गया, तो उसको एक कुछ एक पे मिलना चाहिए जो कि वो सस्टेन कर सके, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए बहुत अच्छा से पढ़ना। और क्या ज़रूरत है कि रीइंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत है वेल्थ टैक्स को, जो कि वेल्थ टैक्स अभी हटा दिया गया था, मतलब गया है, तो वेल्थ टैक्स को इंक्लूड करना है। और ये इंश्योर करना है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है टैक्सेस का, वो अ, वो सही तरीका से हो, टैक्स डॉजिंग ना हो। अच्छा, किसी को यहाँ पे पता है टैक्स डॉजिंग क्या है? हाँ, निमेश बोलो। वही टैक्स इवेजन है। नहीं, एग्जैक्टली टैक्स इवेजन नहीं है। अच्छा एक बार, अच्छा ये बताओ टैक्स इवेजन है क्या?
टैक्स न दिया जाए, ऐसा जो लिखा हुआ है लॉज में उस हिसाब से काम किया जाए कि टैक्स देना भी पड़े तो कम देना पड़े। तुम किसका बता रहे हो? तुम सब खिचड़ी बना दिए। हम अभी अच्छा ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं। टैक्स इवेजन बताओ हमको, टैक्स इवेजन क्या है? अब कंफ्यूज हो गए हम। अच्छा ठीक है, कौन मेरे को टैक्स इवेशन और ठीक है, हम एकदम क्लियर करके कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम तीनों पूछ ले रहे हैं। टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस दोनों में डिफरेंस क्या है? सर बहुत बार पूछते हैं इसलिए याद होना ही चाहिए। हाँ तूफा बोलो। मैम टैक्स इवेजन का मतलब बोल रहे हैं मतलब कानून में जो लिखा है उसका लूपहोल्स को यूज करके मतलब टैक्स नहीं देना, टैक्स इवेजन। और कोई कुछ बोल रहे हो शाश्वत? हाँ निमेश बोलो। वैसे जान रहे हो। इलीगली जो टैक्स ना दिया जाए वो इवेजन हुआ, और लीगली टैक्स ना देने को अवॉइडेंस बोलेंगे। हाँ अभी सही हुआ। अब वो ऐसा टर्म के चलते हम कंफ्यूज हो गए थे। क्लियर कर लो, तूफा गलत है तुम्हारा। अगर इवेशन है तो इवेशन मतलब कि हम इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग में रख लो कि हम टैक्स देना है, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया इवेशन। अवॉइडेंस ये हुआ जो लूप होल का जो यूज करके, मतलब लॉ में कुछ लूप होल यूज किए और टैक्स नहीं दिए, उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। एक होता है टैक्स डॉजिंग। टैक्स डॉजिंग है उसी तरह से जैसे लीगल, मतलब जैसे ये करके जितना टैक्स देना है, जैसे हम सपोज मेरे को 1 करोड़ टैक्स देना है, ठीक है, पता नहीं वो तो देना नहीं होगा, इतना टैक्स कहाँ से देंगे, तो सपोज 1 करोड़ टैक्स देना है, लेकिन हम कुछ उसमें इधर उधर करके या किसी तरह से हम 40 लाख ही टैक्स दिए, तो ये हो गया टैक्स डॉजिंग। तो यही बोल रहा है कि एक तो जरूरत है कि वेल्थ टैक्स लगाए और इंश्योर करे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है टैक्सेस का, पुटिंग एन एंड टू टैक्स डॉजिंग। मतलब टैक्स डॉजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब जितना टैक्स जिसका बनता है उसको उतना टैक्स, मतलब ऐसा लॉ होना चाहिए कि वो उतना टैक्स पे करे। फिर टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है? अच्छा कोई समझाओगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब? अनिमेश बताओ। मेरा हाथ छूट गया था। अच्छा ऊपर छूट गया, अच्छा उसको नीचे लिया। अच्छा किसी और का हाथ, मतलब कोई और बोल रहे हो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? मीरा को तो बोलना चाहिए, मीरा तो पहले से क्लास की है सर का। अच्छा ठीक है, हम ये बोलते रहे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उसको बोलते हैं जब जैसे जो जितना कमाता है वो उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ये है प्रोग्रेसिव। जैसे इनकम टैक्स क्या है? एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स है। कैसे? कि जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितना कम इनकम उतना कम टैक्स, ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव हुआ। वैसा ही होना चाहिए, अगर कोई ज्यादा कमा रहा है तो उसको टैक्स ज्यादा देना है और जो कम कमा रहा है वो कम देना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इनकम जो डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स है वो तो ठीक है प्रोग्रेसिव है, लेकिन जैसे जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स तो सारा मतलब ऑलमोस्ट जैसे सेल्स टैक्स सब तो सब्जियों हो गए जीएसटी में। तो उसमें देखो ना, उसमें क्या है कि जो कंजम्पशन जो कर रहे हैं, जैसे हम जो चीज खरीद रहे हैं, जैसे साबुन हुआ कुछ भी हुआ, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, साबुन सर्फ कुछ भी, तो हमको भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है जीएसटी में। और अंबानी अगर कुछ खरीद रहा है, मतलब मुकेश अंबानी अगर कुछ खरीदवा रहे हैं उनके लेवल का जो भी, तो उनको भी उतना ही टैक्स देना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ रिग्रेसिव, मेरा इनकम उनके सामने नेग्लिजिबल, क्या पॉइंट भी नहीं, ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये रिग्रेसिव हुआ कि सबको मतलब इसीलिए टैक्स स्लैब ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यही बात बोला है। ताकि क्या है कि ये इक्विटेबल रिकवरी होगा, जो कि जितना ज्यादा जो कंज्यूम, जितना ज्यादा जो कमा रहे हैं वो ज्यादा पे कर रहा है। और फिर उसके बाद मतलब इक्विटेबल फ्यूचर भी होगा। फिर ये भी बात आया कि अर्जेंटीना ये अडॉप्ट किया है टेम्पररी सॉलिडारिटी वेल्थ टैक्स, ठीक है, एक टेम्पररी सॉलिडारिटी वेल्थ टैक्स इम्पोज किया है, जिससे कि जो एक्सट्रीमली वेल्दी है
वो मतलब उनको टैक्स पे करना है। कौन एक्सट्रीमली वेल्दी है? जो $3 बिलियन से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उन लोगों को टैक्स पे करना है। और फिर और क्या हम लोग को मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रीन इकोनॉमी में, जिससे क्या होगा कि हम लोग का जो प्लैनेट का डिग्रेडेशन नहीं होगा और हम लोग अपने बच्चों के लिए प्रिजर्व कर पाएँगे, ठीक है? क्लाइमेट को या वर्ल्ड को। तो ये इनइक्वालिटी और जो इनजस्टिस है, इससे फाइट करने का ये सब तरीका हो सकता है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसको मार्क करके कहीं पे लिख भी लोगे, क्योंकि ना ये ऐसे के लिए भी बहुत अच्छा बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है और सोसाइटी को मतलब इक्वल सोसाइटी देने के लिए मतलब क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी अच्छा आर्टिकल है ये। अब आते हैं नेशनल का बहुत सारा कल 4-5 छूट गया था, तो वो अब करते हैं कवर। अच्छा, ये भी है, अच्छा ही न्यूज़ है। एक सेकंड। एक सेकंड। ओके, ये क्या है ना कि ये बात आया है कि जो एग्री क्रेडिट है, जो अच्छा हमारे जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी बजट में फिर से डिक्लेयर किए कि बहुत सारा टारगेट मतलब बहुत सारा फंड एलोकेट किए सब्सिडी के लिए, फिर एग्री क्रेडिट के लिए। लेकिन बोला ये जा रहा है कि सेंटर तो वो बहुत ट्राई कर रही है, आरबीआई भी ट्राई कर रही है कि जो फार्मर्स है उन लोगों को क्रेडिट मिले, उन लोगों को सब्सिडी मिले, ताकि उन लोगों का जो इनकम है वो बढ़े। अच्छा, थोड़ा सा पीछे से क्वेश्चन पूछे, ये कब तक हमारा कुछ टारगेट है, कब तक हमारा टारगेट है कि फार्मर्स इनकम डबल किया जाए? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी लोग को भी पता होना चाहिए, तूफान, नेहा, ये लोग, सना, सारे लोग क्लास किए हो। हम एटलीस्ट बिहार में तो बार बार ये बात आया था, बिहार करंट अफेयर्स में। हाँ मीरा बोलो। 2022 हाँ 22 था। तो इसमें बात ये है कि हर बार ना गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में क्रेडिट, एग्री क्रेडिट के रूप में चाहती है कि उन लोगों को बेनिफिट मिले। लेकिन इसमें बात ये है कि बहुत सारे स्मॉल जो फार्मर्स हैं वो लेफ्ट आउट है। तो क्यों लेफ्ट आउट है? तो इसमें बहुत सारे डेटा है कि जो एग्री क्रेडिट है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट भले 10 साल में बहुत बढ़ा है, करीब 500% बढ़ चुका है। ये कंपेयर किया गया है कि पहले 2011-12 में 4.7 लाख करोड़ ये टारगेट था, लेकिन अभी एग्री टारगेट 15 लाख करोड़ पहुंच गया है 2021 में, और सब्सिडी करीब 21,175 करोड़ मतलब दिया जा रहा है, मतलब उसका टारगेट है। तो ये बोला जा रहा है कि अब लेकिन अभी भी जो क्यों उन लोग मतलब डिस्ट्रेस में है या उन लोग को उतना फायदा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो इसका 20% भी ना, जो कुछ 12.56 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, इन तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जो बोलते हैं कि डिस्पाइट इंक्रीज इन एग्री क्रेडिट, आज भी 95% ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर एग्री इम्प्लीमेंट्स जो कि जिसको फाइनेंस किया जाता है बैंकिंग एनबीएफसीज, ठीक है, वो 18% रेट में, और जो बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन रेट लॉन्ग टर्म लोन रेट जो है वो उसी को परचेज करने के लिए 11% रेट में देती है। लेकिन और ऊपर से और भी बात है कि इसमें आरबीआई कुछ टारगेट भी रखी है कि
जो कुछ परसेंट है वो कल्चर में ही देना है लोन, तो वो सब तो बाद में आएगा। तो इसमें मेन बात यही है कि ये जो क्रेडिट है, ये ज़्यादातर किसको चले जा रहा है, तो वो लार्जर फार्मर्स को चले जा रहा है, ठीक है? जो इन फार्मर्स जो जिनके पास जो लैंड होल्डिंग है बहुत ज़्यादा है, जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स है, जिनका लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर्स के करीब है, उन लोगों को जो इसका बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा है। बोल रहे हैं कि सिर्फ इनका करीब 15% जो सब्सिडी है वही इन लोगों को मिल रहा है। बाकी जो है उन वो या तो बड़े फार्मर्स ले जा रहे हैं या ऐसे लोग ले जा रहे हैं जो कि फार्मिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज है, एग्री बिजनेस जिसको बोलेंगे, वो ये लीकेज की वजह से ये जो सब्सिडी वो उन लोग लेके चले जा रहे हैं। तो यही बात आया हुआ है। जबकि हाँ, आरबीआई सेट की है कि बैंक को जो क्रेडिट है उसका 18% कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहिए, जिसमें कि 18 में से 8% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जाना चाहिए, और 4.5% ऑफ इनडायरेक्ट लोन्स, बैंक एडवांसेस, रूटीनली ब्रीच लिमिट। मतलब इसमें ये भी बोला जा रहा है कि ये जो लिमिट है ये ब्रीच होता है। और क्या है, इसमें ये भी बात है कि जो बहुत सारे इरेगुलरिटीज है। एक तो ऐसे लोग ले जा रहे हैं जो कि फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, जो एग्री बिजनेस कर रहे हैं वो क्रेडिट लेके चले जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वो जाता है जो क्रेडिट है, ठीक है, करीब 53% एग्रीकल्चर क्रेडिट जो नेशनल नाबार्ड का जाता है वो महाराष्ट्र में जाता है, मुंबई सिटी में, जहाँ पे सिर्फ एग्री बिजनेस है, एग्रीकल्चर नहीं है। और फिर बात आया है कि इसी तरह का कि जो सब्सिडाइज्ड क्रेडिट डिस्पर्स्ड है 4 to 7% रेट में मिलता है, वो रीफाइनेंस कर दिया जाता है स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। और ओपन मार्केट में कैसे, 36% में, जैसे लिए हम लोग 4 to 5% में, मतलब बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो फार्मर्स या बड़े बड़े जो एग्री बिजनेस वाले लोग हैं वो या फिर नॉन एग्रीकल्चरल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं कि 4 to 5%, 7% में गवर्नमेंट से ले लेते हैं, क्योंकि सब्सिडाइज रेट में दे रही है ना गवर्नमेंट क्रेडिट, एग्री क्रेडिट, वो ले रहे हैं 4 to 7% में अपने। और जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स के, क्योंकि उन लोग हो सकता है उन लोग तक बैंक जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो नहीं पहुंच पा रही हो, या फिर बैंक उन लोगों को नहीं दे पा रही हो, ठीक है, या बैंक डरती हो ये लोग वापस नहीं कर पाएंगे, बड़े लोगों को दे देती है क्योंकि लोग वापस कर पाएंगे, ये सोच करके। तो ये क्या है, 4 to 7% में लिए, और उन लोगों को, उन्हीं लोगों को, स्मॉल फार्मर्स को वो 36% में दिए। तो वो तो डिस्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का जो गवर्नमेंट का भी जो कॉस्ट था कि सब्सिडाइज क्रेडिट इन लोगों को दिया जाए, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को तो मिलता ही नहीं है, मिल ही नहीं पाता। उन लोग 36% दे रहे हैं, जो कितना हाई है। फिर और भी बात आया है, इसमें बोला गया है कि बहुत सारा लोग जो फार्मिंग सेक्टर में है ही नहीं, कुछ और डोमेस्टिक वर्क के लिए, मतलब ये भी बोला गया है कि एक यहाँ पे रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ क्रॉप्स लोन्स डिसबर्स्ड टू इनपुट रिक्वायरमेंट। जैसे एक फार्मिंग करने में जितना इनपुट चाहिए और जितना लोन उसको, जैसे हम मेरा इनपुट है फार्मिंग करने में, सपोज 100 करोड़, बहुत बड़ा फार्म है, 100 करोड़ नहीं लेते, 10 करोड़, ठीक है, लेकिन हम लोन कितना ले रहे हैं, तो उसका 326% मोर, ठीक है। तो 326% ऑफ 10 करोड़, तो तुम सोच लो कितना हो जाएगा, उतना ज्यादा हम लोग ले रहे हैं लोन। जैसे अगर यहाँ पे राउंड फिगर करें तो 300% मोर, मतलब हम, मेरे 10 करोड़ इनपुट है लेकिन हम ले रहे हैं कितना है, 30 करोड़ ले रहे हैं। तो यही सब रीजन है जिससे कि क्रेडिट क्या हुआ, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस में डाइवर्ट हो जा रहा है। और क्रेडिट के लिए तो वो पैसा एलोकेट कर रही है गवर्नमेंट, बजट में ला रही है, लेकिन वो डाइवर्ट कहीं और हो जा रहा है। और फिर इसमें क्या है, वे फॉरवर्ड क्या बोल सकते हैं कि जरूरत है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको एम्पावर किया जाए, और उन लोगों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाए ऑन अ पर हेक्टेयर बेसिस, ठीक है। और
मतलब सब्सिडी क्रेडिट वो सब क्रेडिट देने का कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाए ताकि उनको अपना मर्जी से वो उसको खर्च कर सके और अपना एग्रीकल्चर कर सके, ठीक है। या फिर एफपीओस के अकॉर्डिंगली जो भी है उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये त्रिपुरा सीएम एक मतलब रीसा, वहाँ का एक रीसा है जो एक मतलब वहाँ पे एक वोवन क्लॉथ है, मतलब हैंड वोवन क्लॉथ, ठीक है, मतलब हाथ से बुना हुआ है। वो इंडिजिनियस जो त्रिपुरा का इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी है वो बनाती है। मतलब वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे रीसा जो मतलब बोला जाता है कि अगर ये लड़की में गुण है, जैसे बोलते हैं ना पहले गांव में बोला जाता है लड़की गुणी है, तो गुणी क्या है, तो खाना बनाना जानती है, घर का सारा काम करती है, खेत वत का भी काम कर लेती है, गाय भैंस का भी काम कर लेती है, तो गुणी है। हम बता रहे हैं वो गांव में ऐसा कल्चर। तो यहाँ त्रिपुरा में क्या कल्चर है, तो जो लड़की बहुत सुंदर रीसा का डिजाइन बनाती है वो गुनी है, ठीक है, ये कल्चर रहा है। तो रीसा वहाँ का कस्टमरी रहा है, फीमेल अटायर है, उसको बहुत तरह से यूज करते हैं। और भी अदर 2 अटायर्स है, ये सब याद रखना, यूपीएससी में कल्चर से बहुत पूछता है, तो कल्चर में ये आ जाएगा। कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर है। और भी है तो है रिगनाई और एक है रिकुटू, ठीक है। तो हम बता दिए रीसा ये एसेंशियली अ कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ है, और ये मतलब बहुत तरह से यूज किया जाता है, हेड गियर, फिर लड़की लोग स्टोल के रूप में यूज करती है, फिर अब मतलब फीमेल अपर क्लॉथ, ठीक है। और ये क्या है, प्रेजेंटेड टू ऑनर अ डिस्टिंग्विश्ड रिसिपिएंट, मतलब कि ये उसको अलग करता है, मतलब एक मतलब आइडेंटिटी देता है। फिर रिगनाई क्या है, वो यूज किया जाता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब वो नीचे पहनने के लिए, और जिसका लिटरली जो रिगनाई का मतलब है टू वेयर। फिर रिकुटू क्या है, तो रिकुटू अवर हाफ ऑफ द बॉडी, रैप मतलब वो ऊपर का जो पहनते हैं वो है। और जो इसको चुनरी और पल्लू के रूप में भी इंडियन साड़ी जैसे पल्लू लेते हैं उस तरह से यूज करते हैं। तो अब ये जो बोलते हैं जो रीसा जो यूज करते हैं वो न्यूली मैरिड त्रिपुरी वुमेन यूज करती है, ये उसके बारे में ही दिया हुआ है। ये फिर और भी है कि जो एडोलेसेंट त्रिपुरी गर्ल्स है उन लोगों को पहली बार जो रीसा दिया जाता है वो दिया जाता है जब वो 12 से 14 साल की उम्र में पहुंच जाती है। तो एक रीसा सेरेमनी होता है, एक इवेंट, उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है, जिसमें कि इस इवेंट में वो एक लाम्प्रा गॉड है उनको प्रेयर किया जाता है, और फिर ये लड़की को वो दिया जाता है। उसके बाद से वो लड़की जैसे दुपट्टा ओढ़ना जैसे बोलते हैं ना, तो दुपट्टा लेना, जैसे बच्चे लोग तो दुपट्टा नहीं लेते, तो उसके बाद से ये लड़की उसको लेकर के ही मतलब वो घूमेगी या फिर ऑल द टाइम लिए रहेगी। तो उसी से रिलेटेड अब उसका हिस्ट्री है कि ये कब से शुरू हुआ। तो ये जो अटायर है ये ओरिजिनेट किया था माणिक्य किंग के टाइम से, जब माणिक्य किंग रूल करते थे। तो बोलते हैं कि एंशिएंट डेज में ये यूज किया जाता था कि मतलब ये जज करने के लिए कि वेमेन्स कितनी इंटेलिजेंट है। अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो बहुत सुंदर सुंदर रीसा बनाएगी, ठीक है। वो अगर अच्छा अच्छा बुनाई की रिगनाई और रीसा का डिजाइन, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। और इसका हिस्ट्री है कि महाराजा त्रिलोचन आका सुबराई राजा, वो जो एक अर्ली माणिक्य किंग थे, वो ये इन्वेंट किए थे 250 डिजाइन्स ऑफ रिगनाई। किसके लिए, तो अपनी 200 मतलब वही 250 अपनी वाइफ्स के लिए, मतलब 250 वाइफ्स के लिए 250 डिजाइन्स वो किए थे, ठीक है। तो फिर अभी मॉडर्न वर्ल्ड का बोले तो धीरे धीरे ये कल्चर मतलब डिजाइन्स बहुत सारा लॉस्ट हो गया है, लेकिन फ्यू डिजाइन्स है जो अभी भी है। तो अभी इसी को प्रमोट करने का मतलब ये जो एग्जॉटिक डिजाइन्स है ये इसको ही प्रमोट करने के लिए अभी वहाँ के सीएम वो मतलब ट्राई कर रहे हैं। तो उस पे बहुत सारा है कि उसका क्राफ्ट्स भी लगाएंगे, मतलब उसका एग्जीबिशन भी। और ये प्रमोट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वोकल फॉर लोकल स्लोगन को। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है, बाकी पढ़ लेना। अब आते हैं सुंदरबन।
अच्छा, तो सुंदरबन हमारा एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामासार साइट भी है। रामासार साइट वही जो वेटलैंड साइट होता है, जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट के इम्पोर्टेंस के वेटलैंड्स होते हैं। तो इसमें जो सुंदरबन है, ये बोलते हैं कि इंडिया का जितने मैंग्रोव्स है, उसका 60% मैंग्रोव्स यही सुंदरबन में है। तो सुंदरबन तो ये टाइगर्स के लिए टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ करीब 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स है, जो लास्ट सेंसस हुआ था 2020 में, उसके अकॉर्डिंगली यही पाया गया। तो ये अभी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये अभी अच्छा कुछ कुछ डिटेल पहले बोल दें। सुंदरबन जो इंडिया का जो सुंदरबन है, वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। और यहाँ पे अभी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एक रिपोर्ट दी है, मतलब एक पब्लिश की है, जिसमें ये बोलिए कि यहाँ पे सिर्फ बंगाल टाइगर्स और बाकी डाइवर्सिटी ही नहीं है, यहाँ पे 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी है। ठीक है, 24 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, सॉरी 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो ये जो आए हैं, इसमें बहुत सारे हैं, लाइक मास्क फिनफुट, एक है फिनफुट, मास्क फिनफुट, फिर बफी फिश आउल, ये सारा रिकॉर्ड किया गया कि ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और बोलते हैं कि इंडिया में करीब 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, जिसमें कि 428 स्पीसीज यहीं पे पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि 3 में से एक जो बर्ड का स्पीसीज है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे यूनिक इकोसिस्टम भी पाया जाता है। बोलते हैं कि यहाँ पे डाइवर्स नेचुरल लैंडस्केप है, जिसमें कि हम बता ही दिए 60% ऑफ ऑल मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कंट्री यहीं पे पाया जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो ये बर्ड का है, इस ये जो बर्ड वॉचर्स है, इन लोगों के लिए अच्छा साइट हो सकता है। उन लोगों को मतलब एक तो डाइवर्सिटी देखने के लिए हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, प्लस उसके बाद जो ये बर्ड को देखने के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है, जो माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे हम लोग जो बर्ड वॉचर्स है वो लगा सकते हैं कि उन लोग आए और यहाँ पे देखें। ठीक है, उसी से रिलेटेड था। अब आ जाते हैं न्यू मॉनसून फोरकास्ट मॉडल्स। तो अच्छा, जो मॉनसून फोरकास्ट मॉडल है, वो बोला गया कि 3 मॉडल्स से कंसिडर किया जाएगा। तो एक तो है 12 ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल, जो डायनेमिकल है। हम लोग पढ़े थे डायनेमिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो उसमें डायनेमिकल है, जिसमें कि ये जो 12 ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल्स है, इसका जो आउटपुट आएगा उसको कंबाइन करके एक सिंगल उसका देखा जाएगा, ये एक मॉडल। दूसरा है, इसमें एक मॉडल है जिसमें रेनफॉल बेस्ड है। ठीक है, ऑन द सी सरफेस टेम्परेचर इन द ट्रॉपिक्स में जो रेनफॉल है, जो सी सरफेस पे होता है, वो मेजर किया जाएगा। और एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसमें कि क्लाइमेट वेरिएबल्स को मेजर करते हैं, जो कि प्री मॉनसून से पहले। तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये 3 मॉडल पे अभी देखा जाएगा कि कैसे वो डिजाइन हो कि हाँ पहले से ही मॉनसून को प्रेडिक्ट किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं एक मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव। खैर ये वाला हम ढूंढे थे, हमको वो मिल नहीं, मतलब हम नहीं वो तुम लोग को दे, मतलब अभी नहीं बोल पाएंगे, हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। एक मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव। इनको अभी एक यूएस का ही है शायद, हाँ यूएस का एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। ठीक है, माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021, माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। ये और भी 2 लोग को मिला है। ठीक है, किस लिए? तो इन लोग एक लॉन्ग स्टैंड, मतलब बहुत दिन से एक क्वेश्चन था, किस पे? तो कैडिशन सिंगर प्रॉब्लम एंड ऑन रामानुजन ग्राफ। ठीक है, इस पे एक प्रॉब्लम था, इसको ये लोग सॉल्व किए हैं, जिसके चलते इन लोगों को ये प्राइज दिया गया है। और ये प्राइज में क्या है, एक मेडल है और $1 करोड़ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो
कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम और रामानुजन ग्राफ पे जो प्रॉब्लम है, इसमें कनेक्शन है किसके किसके बीच में? तो लीनियर अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि इसके बीच में कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो यूनिक था, जो नहीं सॉल्व हुआ था, और ये लोग सॉल्व किए, इसलिए लोगों को ये प्राइज मिला। अब आते हैं एक अभी चल ही रहा है, हमेशा वो चलता रहता है, तो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ये अनाउंस की कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे जो है, बर्थ एनिवर्सरी जो है, उस दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। क्यों पराक्रम दिवस? अच्छा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? मतलब पराक्रम दिवस हम लोग पिछले बार से सुन रहे हैं, पिछले एक साल से, एक साल से। तो ये कब मनाया जाता है? हाँ मीरा बोलो। 23 जनवरी। हाँ, तो क्यों मनाया जाता है, मतलब उसका रीजन? सुभाष चंद्र का जयंती है ना, इसीलिए। तो इसलिए मनाया जाता है? पता नहीं, भूल गया। वो तो अभी डिसाइड की है कि नोटिफिकेशन में कि वो 125th बर्थ एनिवर्सरी जो ईयर होगा 2021 में, उस दिन से हम लोग पराक्रम दिवस इसको बोलेंगे। तो क्यों बोलेंगे पराक्रम दिवस? मतलब किस दिन के रूप से पराक्रम दिवस करते हैं? तो अच्छा ठीक है, हम ये बता रहे हैं, ये क्या है ना कि ये जो कल्चरल मिनिस्ट्री प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र मोदी ये इनॉग्रेशन बोले कि कोलकाता में कि हम लोग ये मनाएंगे। तो तृणमूल, हम बताएंगे पराक्रम दिवस का। तृणमूल कांग्रेस जो बोल रही है और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक डिमांड की है कि नहीं इसको नहीं इस डिसाइड किए, तृणमूल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये डिमांड की है कि नहीं, इसको देश प्रेम दिवस होना चाहिए। क्यों? और इसको 23 जनवरी को जो है नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये हमारा पहले से ही ये डिमांड रहा है, और अभी जो नेशनल लीडर्स है क्योंकि क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं कि देश प्रेम दिवस है? क्योंकि ये नेशनल लीडर थे, और क्या है, ये हेड किए थे आजाद हिंद फौज को, और ये जो चीज है, ये जो एस्पेक्ट्स है, ये पराक्रम दिवस के रूप में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। देश प्रेम दिवस इसलिए वो जरूरी है। अच्छा, पराक्रम दिवस तो वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके उस दिन के रूप में मनाया जा रहा था ना पराक्रम दिवस, तो इसीलिए बोले कि ये तो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, तो वही बात आ रहा था। ठीक है, तो इसको पढ़ना आगे। अब आते हैं महाराष्ट्र जेल। कल तो शायद ये न्यूज सर बता दिए थे, यरवदा जेल वाला। ये न्यूज कवर हो चुका है ना, यरवदा जेल वाला? यस और नो? हाँ सर, तो कल बताए थे ना। अच्छा, तो ठीक है, हम तो लेके आ गए। बताओ क्या आप था? और हम आंसर भी किए थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यरवदा जेल से रिलेटेड न्यूज क्या था वो तो सर पूछे, लेकिन उससे तो रिलेटेड न्यूज क्या था सर? तो डिस्कस किए थे, क्योंकि हम तो फिर सुने ही नहीं। हम भी सही से नहीं सुने, बस पूना पैक्ट का कुछ बताया था। नहीं तो ये अभी क्यों नहीं न्यूज आया यरवदा जेल को लेकर के? सर कल डिस्कस नहीं किए थे शायद, वो बस ऐसे ही पूछे थे, पूना समझौता की जो भी हिंदी में पूछे थे वो हुआ था कहाँ, यही पूछे ठीक है, थे तो बस। इसका अभी ये अभी न्यूज इसलिए आया कि महाराष्ट्र जो जेल टूरिज्म इनिशिएटिव ले रहा है, मतलब महाराष्ट्र वो यरवदा जेल में, ठीक है, और भी बहुत सारे जेल है, तो यरवदा जेल में वो अभी यरवदा जेल का हिस्ट्री सर तो कल पूछ ही लिए, वो वहीं पे पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो ये करीब 150 इयर्स ओल्ड है यरवदा जेल। इन 1866 में ये सेंट्रल यरवदा सेंट्रल प्रिजन जो लार्जेस्ट जेल इन महाराष्ट्र था, और मैक्सिमम सिक्योरिटी, यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। तो और बोला जा रहा है कि इस जेल में मतलब इसमें अभी करीब पॉपुलेशन मतलब 5000 का पॉपुलेशन रह सकता है, मतलब इस प्रिजन में एक साथ। तो इसको बोल रहे हैं कि प्रमोट करेंगे टूरिज्म के लिए,
तो टूरिज्म के लिए प्रमोट करेंगे क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है पहला, और ऊपर से क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, प्लस विमेंस के लिए अलग से मतलब जेल है इसी प्रेमिसेस में। और फिर क्या है, इसमें 16 फंक्शनिंग प्रिजन्स है जो 19th सेंचुरी का। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे यरवदा जेल में बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स जो हमारे गांधी जी सबसे पहले हो गए, जो कि 3 बार यहीं पे उनको जेल हुआ था, उसका डिटेल है यहाँ पे। एक मार्च 1922 टू फरवरी 1924, फिर जनवरी 1932 से 33 तक, और फिर 1933 में 3 दिन के लिए उनको जेल हुआ था। 3 बार यहाँ पे उनको जेल हुआ है। फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को का भी जेल वहाँ पे हुआ है 98 से 99 तक, मतलब जनवरी 98 से फरवरी 9। फिर पंडित मोतीलाल नेहरू का भी हुआ है। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का भी जेल हुआ है अगस्त 1930 से, और अगस्त 1930 फिर अक्टूबर 1930 में। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पे ही उनको जेल हुआ है। तो ये सारे डिटेल यहाँ पे है। तो वही बोल रही है कि यहाँ पे एक सेल बनाया जाएगा जहाँ पे महात्मा गांधी रहते, जो गांधी यार्ड रहेगा, जो हिस्टोरिक प्लेस है वहीं पे साइन हुआ था। तो इसको अब टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पे सेल का नाम होगा गांधी और फिर तिलक, ठीक है। और विजिटर्स आएंगे और वहाँ पे मतलब घूम सकेंगे। फिर फांसी यार्ड देख पाएंगे, फिर जहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया था चापेकर्स ब्रदर्स को 1899 में, जब वो प्लेग कमीशन का जो हेड था WC रैंड, उसको मारा था, चापेकर्स ब्रदर्स जो मारे थे, तो उन लोगों को फांसी दिया था। तो यहाँ पे एक फांसी यार्ड है, तो वो सब देखा जा सकेगा, मतलब घूमा जा सकेगा। और यहीं पे वो अजमल कसाब को, जो कि कन्विक्ट था 26/11 अटैक का, उसको भी यहीं पे फांसी दिया गया जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा टूरिज्म को, और यहाँ पे मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे टूरिज्म कौन घूमने जा रहा है, ठीक है। और भी ये बहुत सारा उसमें नॉर्म्स रहेगा, मतलब कंडीशंस रहेगा, SOP, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें कि विजिटर्स को इंटरैक्ट करने का परमिशन नहीं होगा, ऑफिशियल गाइड करेंगे उसको। फिर उसके बाद फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारा कुछ जो भी होगा वो प्रिजन स्टाफ ही करेंगे, और इमेज को मतलब सिलेक्टेड इमेज जो भी चाहिए होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा विजिटर्स को, ठीक है। अब आते हैं लर्न्ड एम्परर, ये शायद लास्ट ही न्यूज़ है। हाँ, तो ये बाबर के बारे में है, पूछेंगे। अच्छा, बाबर जो बुक लिखा था वो क्या नाम था? बोलो, कोई नहीं। बाबर कुछ बुक लिखा था ना, उसका नाम क्या था? मीरा का हाथ उठा। हाँ मीरा बोलो। बाबरनामा। कौन सा लैंग्वेज में लिखा था? तुर्की। तुर्की में, ठीक है, याद रखोगे। बाबरनामा लिखा था तुर्की में। तो यही उसी के बारे में है कि वो क्या था ना, बाबर वो अपना वैसा कुछ नहीं है कि हाँ उसको कोई नाम दिया था। बाबर जस्ट अपना जो मेमोरीज है, मेमोयर्स जो बोलेंगे, कि जो जहाँ जहाँ गया, क्या क्या हुआ, वो सब मिल करके मतलब एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था वो, जो अपने जो किया, तो उसको फिर बाद में उसको बाबरनामा और तुझके बाबरी नाम दे दिया गया। ये बायोग्राफी है, और मतलब इस सब कॉन्टिनेंट का, और वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो बाबर जो लिखा, ये पहला, वर्ल्ड का पहला है। और ये बोलते हैं कि बाबर जो था वो हाईली मतलब बहुत पढ़ा लिखा था, और मतलब बहुत मतलब देखा जाता है कि वो मतलब कल्चर मतलब को मतलब कल्चर और पढ़ा लिखा मतलब दोनों के रूप में मतलब बाबर को माना जाता है। क्या और क्या है कि उसमें वो जो बाबर है वो, उसका जो एंसेस्ट्रल फैमिली है वो दो तरफ का है। एक तो तिमुरिड जो बोलते हैं, तैमूर की तरफ का है, और दूसरा जो है नोमैडिक्स, मंगोल्स, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। मंगोल्स जो मदर के साइड के थे, उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे।
तो वो बोलते हैं कि तैमूर लोग का ट्रेडिशन था पोएट्री, हॉकिंग, म्यूजिक और फिर जो भी कोर्स ऑफ वॉर वो सब उन लोगों का था। तो इनहेरिटेड मतलब उसको मिल गया था कि वो उसका फैमिली ही उस तरह से फादर के साइड से वैसा था। फिर वही है कि उस जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ज्योग्राफी का किया हुआ है और अपने फादर के बारे में जो जिनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और जो कि एक्सीडेंट में जिनका डेथ हो गया था जब वो 39 के थे और बाबर उस समय 12 साल का था। तो बाबर जो बचपन से ही उसको इनहेरिटेंस में क्या मिला, स्ट्रगल मिला, ठीक है, क्योंकि उसका जो फरगना में वो उसको फरगना उसको चाहिए था लेकिन उसको वो छोड़ना पड़ा था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था वहाँ पे उस मतलब जो उसको मतलब बाकी जो थे उन लोगों को मतलब छीन लिया गया था उसको फरगना। बाद में वो भले उसको अचीव किया, फिर उसके बाद और भी है कि वो उसका जो थॉट था बहुत नेचुरलिस्टिक था, इसीलिए ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा लिखा है। फिर ये भी लिखा हुआ है कि वो उसका इंडिया का कैंपेन के बारे में, फिर लोधी डिनास्टी से मतलब वो जो डिफीट किया वो सब के बारे में सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। फिर उसको एनिमल से भी बहुत ज़्यादा ये था, ठीक है। फिर वो हाथी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हाथी तो वो बोलते हैं कि वो पहले ये जानता था कि हाथी 20-30 फीट के होते हैं, मतलब उसको र्यूमर ये पता था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि नहीं नहीं वो 10 फीट से ज्यादा का नहीं होते हैं। तो वो सब मतलब उसी के मतलब हाथी का पूरा डिटेल लिखा है, आइवरी वो सब सब, ठीक है। फिर ये बोला जा रहा है कि जो बाबर जो लिखे था वो तुर्की में लिखे थे, लेकिन बाद में उसको फारसी में कन्वर्ट किया गया और बाबर की जो बेटी थी गुलबदन बेगम, वो भी जो हुमायूं की बहन, वो भी हुमायूंनामा ये सब लिखी है। तो मतलब जो जहां और फिर उसके बाद बाकी सबका जो ऑटोबायोग्राफी है वो तो उसी के बारे में दिया हुआ है, लर्नड एम्परर। तो बाबर का कुछ डिटेल आया हुआ है, याद कर लोगे। जितना हम पढ़ा है इसमें कोई डाउट है? ये खत्म हो गया और कल क्लास नहीं होगा, आज का क्लास तो खत्म और टेस्ट होगा मंडे को।